दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं। लेकिन सचमुच जो लोग बहुत अमीर बन जाते हैं उनकी सोच और उनका सिस्टम आम लोगों से अलग होता है। ऑथर ये समझाने की कोशिश करता है कि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा मेहनत करके रिच नहीं बनते, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो उनके लिए काम करता रहे। बहुत से लोग बचपन से ही ये सुनते हुए बड़े होते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और फिर जिंदगी भर काम करते रहो। ये मॉडल काफी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इस मॉडल में अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना मुश्किल होता है। ऑथर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते। अक्सर मिडिल क्लास और पुअर लोग बहुत मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनकी मेहनत का डायरेक्शन अलग होता है। आमतौर पर लोग पैसा कमाने के लिए अपना टाइम और एनर्जी डायरेक्टली पैसों के बदले एक्सचेंज करते हैं। मतलब अगर वो काम करना बंद कर दें तो इनकम भी रुक जाती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग जिंदगी भर बिजी रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाते। इसके ऑपोजिट जो लोग सच में रिच बन जाते हैं वो अपनी इनकम को टाइम से अलग कर देते हैं। वो ऐसे सिस्टम्स, बिजनेसेस या इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हैं जो उनके बिना भी चल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिच और बाकी लोगों के बीच का एक बड़ा डिफरेंस है। अमीर लोग अपना फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि एसेट्स बनाने पर रखते हैं। एसेट का मतलब ऐसी चीज जो टाइम के साथ इनकम जनरेट करे। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा होता है। स्कूल और कॉलेज में हमको जनरली जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। इस वजह से बहुत सारे लोग अच्छी डिग्रीज के साथ ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन पैसा मैनेज करना या वेल्थ क्रिएट करना नहीं जानते। जब कोई इंसान फाइनेंशियल नॉलेज के बिना पैसा कमाता है तो अक्सर वो पैसा जल्दी खर्च भी हो जाता है। रिच लोग पैसा को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ स्पेंडिंग के लिए नहीं होता, बल्कि एक टूल होता है जो और पैसा बना सकता है। जब कोई इंसान पैसा को इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करता है, तब उसकी फाइनेंशियल जर्नी चेंज होने लगती है। वो सोचता है कि कैसे पैसा को इन्वेस्ट करके फ्यूचर में और ज़्यादा इनकम जनरेट की जा सकती है। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि माइंडसेट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत से लोग बचपन से ही स्केर्सिटी या लिमिटेशन वाली सोच के साथ बड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या सिर्फ कुछ लकी लोग ही रिच बन सकते हैं। ये बिलीव्स उनके डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। जब किसी इंसान को लगता है कि सक्सेस पॉसिबल नहीं है, तो वो वैसे ही चॉइसेस करता है जो उस बिलीफ को कंफर्म करते हैं। अमीर लोग अक्सर अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, जबकि बहुत से लोग प्रॉब्लम्स और रिस्क्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रिस्क का मतलब ये नहीं कि रिच लोग केयरलेस होते हैं, बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख लेते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर वो कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। ऑथर ये भी बताता है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर टीम वर्क और नेटवर्क्स का यूज करते हैं। अक्सर एक इंडिविजुअल सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। जब लोग मिलकर काम करते हैं और एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी वजह से कुछ बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं जहां कोलैबोरेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रिच लोग अक्सर लॉन्ग टर्म थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो तुरंत खर्च कर दिया। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आज पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो कुछ सालों बाद उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। इस चैप्टर में ये भी हाईलाइट किया गया है कि ट्रेडिशनल करियर पाथ सबके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। बहुत से लोग जॉब में स्टेबल इनकम पाते हैं, लेकिन जॉब का एक लिमिटेशन ये है कि इनकम यूजुअली फिक्स्ड होती है और टाइम के साथ लिमिटेड रेट से ही बढ़ती है। रिस्क बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। ऑथर का एक मेन मैसेज ये है कि अगर कोई इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करना चाहता है तो उसे अपनी सोच और अपनी लर्निंग दोनों को अपग्रेड करना पड़ेगा। सिर्फ हार्डवर्क से कभी कभी लिमिटेड रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब हार्डवर्क के साथ राइट नॉलेज और राइट स्ट्रैटेजी कंबाइन हो जाती है तो आउटकम चेंज हो सकता है। इस चैप्टर में नेटवर्क मार्केटिंग को भी एक एग्जाम्पल के रूप में मेंशन किया गया है, जहां लोग एक सिस्टम का पार्ट बनकर बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आइडिया यह है कि जब लोग एक टीम के साथ काम करते हैं और दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं तो बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। ये मॉडल कुछ लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस भी देता है, जहां वो लीडरशिप, कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स डेवलप करते हैं। लीडरशिप भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इनडायरेक्टली इस चैप्टर से कनेक्ट होता है। जब कोई इंसान दूसरों को इंस्पायर करता है और एक कॉमन गोल के लिए लोगों को साथ लाता है, तब वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अमीर लोग अक्सर सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, बल्कि सिस्टम्स और टीम्स क्रिएट करते हैं जो कलेक्टिवली काम करते हैं। ऑथर ये भी एम्फसाइज करता है कि फेलियर्स और मिस्टेक से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का फियर होता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं। हर मिस्टेक उन्हें फ्यूचर में बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ समझाई गई है वो ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक प्रोसेस है। ये ओवरनाइट नहीं मिलता। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूस लर्निंग की जरूरत होती है।
जो लोग सिर्फ क्विक मनी के पीछे भागते हैं वो अक्सर लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। इस चैप्टर का एक डीपर मैसेज ये है कि पैसा सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब किसी इंसान के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो वो दूसरों की हेल्प भी कर सकता है और सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ऑथर कहता है कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ सेल्फिश गोल नहीं होना चाहिए बल्कि एक ब्रॉडर विजन के साथ होना चाहिए। आखिर में चैप्टर ये आइडिया रीइंफोर्स करता है कि रिच बनने का सीक्रेट कोई एक मैजिक फॉर्मूला नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन होता है माइंडसेट, एजुकेशन, सिस्टम्स, टीम वर्क और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का। जब कोई इंसान इन सब फैक्टर्स को समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करता है तब उसके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह चैप्टर व्हाट मेक्स द रिच रिच रीडर्स को ये सोचने पर मजबूर करता है कि पैसा कमाने के ट्रेडिशनल तरीके के अलावा भी ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई इंसान अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करे, नए स्किल सीखे और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करे तो वो अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को ग्रेजुअली चेंज कर सकता है। ये चैप्टर बेसिकली एक माइंडसेट शिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे लोग समझ सकें कि वेल्थ सिर्फ लक का रिजल्ट नहीं होती बल्कि नॉलेज, स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंट एफर्ट का आउटकम होती है। अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। बहुत सारे लोग बचपन से एक ही फॉर्मूला सुनते हुए बड़े होते हैं। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, फिर प्रमोशन लेते हुए जिंदगी भर काम करो और रिटायरमेंट के बाद सिक्योर लाइफ जियो। लेकिन ऑथर कहता है कि ये सिर्फ एक रास्ता है और ये भी जरूरी नहीं कि हर इंसान को इस रास्ते से फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। दुनिया में पैसा कमाने के कई अलग अलग तरीके हैं और हर इंसान को ये समझना चाहिए कि उसके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट हो सकता है। ऑथर बताता है कि प्रॉब्लम अक्सर नॉलेज की कमी से होती है। स्कूल और कॉलेज में ज़्यादातर फोकस जॉब के लिए प्रिपरेशन पर होता है। हमें सिखाया जाता है कि एक स्टेबल नौकरी ही सक्सेस का सिंबल है। लेकिन रियल वर्ल्ड में कुछ लोग जॉब के थ्रू सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग बिजनेस के थ्रू और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स और सिस्टम्स के थ्रू वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ एक ही ऑप्शन को जानता है तो उसके पास चॉइसेस कम हो जाती हैं। इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी और गोल्स अलग होते हैं। कुछ लोग स्टेबल इनकम और सिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि कुछ लोग इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इसी वजह से फाइनेंशियल सक्सेस का पाथ भी हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर कोई इंसान सिर्फ दूसरों को देखकर अपना करियर चूज करता है तो कभी कभी वो सेटिस्फाइड नहीं होता। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करता है कि रिच लोग अक्सर अपने ऑप्शंस को एक्सपैंड करते हैं। वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करते। बहुत बार वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक सोर्स टेम्परेरी स्लो हो जाए तो भी उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। ये कॉन्सेप्ट मिडिल क्लास लाइफ से थोड़ा अलग होता है, जहां अक्सर एक ही सैलरी पर पूरी लाइफ डिपेंड करती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जो करियर पाथ या बिजनेस मॉडल एक जनरेशन के लिए सक्सेसफुल था, ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वही इक्वली इफेक्टिव हो। इसीलिए ऑथर एनकरेज करता है कि लोग फ्लेक्सिबल थिंकिंग डेवलप करें और नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहें। इस चैप्टर में ऑथर एक और इंटरेस्टिंग बात हाईलाइट करता है कि रिच लोग अक्सर सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। जब कोई इंसान सिर्फ खुद काम करता है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि उसके पास दिन में सिर्फ इतना ही टाइम होता है। लेकिन जब कोई इंसान सिस्टम बिल्ड करता है जहां मल्टीपल लोग या प्रोसेसेस मिलकर काम करते हैं, तब ग्रोथ का स्केल बड़ा हो सकता है। इसी वजह से कुछ लोग बिजनेस या नेटवर्क बेस्ड मॉडल्स को एक्सप्लोर करते हैं, जहां टीम वर्क और कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑथर कहता है कि फाइनेंशियल सक्सेस का एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को रेडी हो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नए अपॉर्चुनिटीज ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें रिस्क का डर होता है, लेकिन जो लोग थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने को रेडी होते हैं उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कुछ नया अचीव करने के। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि जब लोग सिर्फ एक ही पाथ को सक्सेस का सिंबल मान लेते हैं तो वो अपनी क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं। अगर किसी इंसान को बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है लेकिन सोसाइटी या फैमिली उसे सिर्फ जॉब लेने के लिए पुश करती है तो कभी कभी उसका रियल टैलेंट डेवलप नहीं हो पाता। ऑथर कहता है कि हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट्स को समझना चाहिए। एक और एस्पेक्ट जो यहाँ डिस्कस होता है वो फाइनेंशियल एजुकेशन का है। अगर कोई इंसान वेल्थ क्रिएट करना चाहता है तो उसे पैसा का बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। इनकम कैसे जनरेट होती है, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, ये सब नॉलेज लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है। जब किसी इंसान को फाइनेंशियल नॉलेज मिलती है तो वो बेटर डिसीजंस ले पाता है। ऑथर ये भी एम्फसाइज करता है कि सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। रियल सक्सेस तब होती है जब इंसान अपनी लाइफ को अपनी वैल्यूज़ और ड्रीम्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सके। अगर कोई इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता रहे लेकिन उसके पास अपने फैमिली, हेल्थ या पैशंस के लिए टाइम ही ना हो तो वो भी एक तरह की लिमिटेशन है।
इसीलिए ऑथर कहता है कि जब लोग डिफरेंट पाथ्स एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें सिर्फ इनकम नहीं बल्कि लाइफस्टाइल को भी कंसिडर करना चाहिए। कुछ करियर पाथ्स हाई इनकम दे सकते हैं लेकिन टाइम फ्रीडम कम देते हैं। कुछ पाथ्स ऐसे होते हैं जहां शुरू में स्ट्रगल ज़्यादा होता है लेकिन फ्यूचर में फ्रीडम ज़्यादा मिल सकती है। इस चैप्टर में टीम वर्क और मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट भी इनडायरेक्टली हाईलाइट होता है। जब कोई इंसान नए फील्ड में एंटर करता है तो उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर उसे एक्सपीरियंस्ड लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो सकता है। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग अक्सर मेंटोर्स और नेटवर्क्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑथर एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट भी एक्सप्लेन करता है, बिलीफ सिस्टम। अगर किसी इंसान को लगता है कि सिर्फ एक ही तरीका सेफ है तो वो कभी दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। लेकिन जब कोई इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तब उसका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। ये चैप्टर रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो अपने फ्यूचर को एक ओपन माइंडसेट के साथ देखें। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कोई सिंगल यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता। कुछ लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रो करते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स या क्रिएटिव फील्ड्स में सक्सेस पाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इंसान अपनी जर्नी को कॉन्शियसली चूज करे। ऑथर का एक डीपर मैसेज ये है कि जब लोग दूसरों की हेल्प करते हुए बिजनेस या सिस्टम बिल्ड करते हैं तो ग्रोथ और भी मीनिंगफुल हो सकती है। जब सक्सेस सिर्फ पर्सनल बेनिफिट तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, तब उसका इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है। इस चैप्टर का ओवरऑल टोन मोटिवेशनल और थॉट प्रोवोकिंग है। ये रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखें। अगर कोई इंसान सिर्फ एक ट्रेडिशनल मॉडल को फॉलो करता रहा तो उसकी पॉसिबिलिटीज लिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन जब वो नए आइडियाज़ और मॉडल्स को एक्सप्लोर करता है तो उसके पास नए डोर्स ओपन हो सकते हैं। आखिर में चैप्टर का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। रिच बनने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। हर इंसान को अपनी सिचुएशन, इंटरेस्ट्स और गोल्स के हिसाब से अपना पाथ चूज करना चाहिए। जब कोई इंसान ओपन माइंड के साथ सीखने के लिए रेडी होता है और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करता है, तब उसके पास अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को चेंज करने का चांस होता है। इस तरह देयर इज़ मोर देन वन वे टू बिकम रिच चैप्टर एक माइंडसेट शिफ्ट क्रिएट करता है। ये लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि सक्सेस का डेफिनेशन फिक्स नहीं होता। अगर इंसान नॉलेज, करेज और क्यूरियोसिटी के साथ लाइफ को अप्रोच करे तो वो अपने लिए एक ऐसा पाथ बना सकता है जो सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं बल्कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी दे सकता है। ये चैप्टर बेसिकली रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो अपने ऑप्शंस को एक्सपैंड करें और समझें कि वेल्थ क्रिएशन एक फ्लेक्सिबल जर्नी है जिसमें क्रिएटिविटी, लर्निंग और एक्शन का कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है। असली अपॉर्चुनिटी क्या होती है और कैसे कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जहां हर इंसान को सच में इक्वल चांस मिल सकता है। ऑथर ये बताने की कोशिश करता है कि दुनिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बार सुना जाता है, लेकिन रियलिटी में हर जगह सच में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बहुत सारी ट्रेडिशनल सिस्टम्स में लोगों की प्रोग्रेस उनके बैकग्राउंड, एजुकेशन या फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करती है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स और लर्निंग एनवायरनमेंट्स भी होते हैं जहां हर इंसान को शुरू करने का एक जैसा चांस दिया जा सकता है। ऑथर कहता है कि सोसाइटी में लोग अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट से आते हैं। किसी के पास स्ट्रॉन्ग एजुकेशन होती है, किसी के पास फैमिली सपोर्ट होता है और किसी के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसी वजह से जब लोग सक्सेस की रेस में एंटर करते हैं तो सब एक ही लेवल पर स्टार्ट नहीं करते। ये डिफरेंस कभी-कभी लोगों के कॉन्फिडेंस और ग्रोथ को अफेक्ट करता है। लेकिन ऑथर का मानना है कि अगर कोई सिस्टम ऐसा हो जहां एंट्री के बैरियर्स कम हो और जहां हर इंसान अपनी एफर्ट और लर्निंग के बेसिस पर ग्रो कर सके, तो वहां ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ऑटोमेटिकली सेम रिजल्ट अचीव करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर इंसान को अपनी पोटेंशियल प्रूव करने का फेयर चांस मिलता है। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रेडिशनल करियर सिस्टम्स में कभी-कभी हायरार्की और लिमिटेशंस होती हैं। जब कोई इंसान जॉब करता है तो उसकी प्रोग्रेस अक्सर प्रमोशंस और कंपनी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। कभी-कभी टैलेंटेड लोग भी स्लो ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि सिस्टम लिमिटेड पोजीशंस प्रोवाइड करता है। अगर टॉप लेवल पर ऑलरेडी लोग ऑक्यूपाई कर चुके हैं तो नए लोगों के लिए स्पेस कम हो जाता है। ऑथर ये कहना चाहता है कि कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट्स ऐसे होते हैं जहां ग्रोथ का लिमिट फिक्स्ड नहीं होता। वहां पर इंसान की प्रोग्रेस उसकी एबिलिटी, एफर्ट और लीडरशिप स्किल्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है। जब सिस्टम ओपन होता है तो कोई भी इंसान अपनी मेहनत से अपना लेवल इंप्रूव कर सकता है। इसी को ऑथर ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल मानता है। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब इंसान उसे रिकग्नाइज करे और उसके लिए काम करे। सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलना इनफ नहीं होता। बहुत से लोगों को चांसेस मिलते हैं लेकिन वो उन्हें सीरियस नहीं लेते। दूसरी तरफ कुछ लोग सेम अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके अपनी लाइफ चेंज कर देते हैं।
ऑथर ये भी एम्फेसाइज करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब इक्वल एफर्ट नहीं होता। हर इंसान अपनी तरफ से अलग अलग लेवल की मेहनत करता है। इसी वजह से रिजल्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट फेयर हो और सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो तो सक्सेस का प्रोसेस ज़्यादा नेचुरल और इंस्पायरिंग बन जाता है। इस चैप्टर में एक और आइडिया डिस्कस किया गया है कि एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई इंसान नई स्किल सीखने के लिए रेडी है और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करता रहता है तो वो किसी भी सिस्टम में बेटर परफॉर्म कर सकता है। अपॉर्चुनिटी एक डोर की तरह होती है, लेकिन उस डोर को ओपन करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। ऑथर ये भी बताता है कि जब लोग एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जहां लोग एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो वहां अपॉर्चुनिटी का इम्पैक्ट और भी पावरफुल हो जाता है। जब कंपटीशन हेल्दी हो और कोलैबोरेशन भी हो, तो लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और ओवरऑल ग्रोथ फास्ट हो सकती है। इस चैप्टर में रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी का रोल भी हाईलाइट किया गया है। जब लोग एक पॉजिटिव नेटवर्क का पार्ट बनते हैं, जहां लर्निंग और एनकरेजमेंट मिलता है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये एनवायरनमेंट उन्हें नए गोल्स सेट करने और उन्हें अचीव करने में सपोर्ट करता है। ऑथर कहता है कि ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक और बेनिफिट ये होता है कि लोग अपनी हिडन टैलेंट्स डिस्कवर कर सकते हैं। बहुत बार किसी इंसान को पता ही नहीं होता कि उसमें लीडरशिप या कम्युनिकेशन का टैलेंट है, जब तक उसे चांस न मिले। जब एनवायरनमेंट ओपन होता है और लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, तब उनकी एबिलिटीज ग्रेजुअली डेवलप होने लगती हैं। इस चैप्टर का एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट ये भी है कि बैकग्राउंड सक्सेस का परमानेंट बैरियर नहीं होता। अगर किसी इंसान ने लाइफ में डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं, तब भी वो अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। जब उसे लर्निंग और ग्रोथ का चांस मिलता है, तो वो ग्रेजुअली अपने स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकता है। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। जब लोगों को फेयर चांसेस मिलते हैं तो इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। लोग अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं और नए आइडियाज डेवलप करते हैं। इससे सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि कम्युनिटीज भी ग्रो करती हैं। इस चैप्टर में एक और साइकोलॉजिकल एलिमेंट डिस्कस किया गया है, बिलीफ। अगर किसी इंसान को लगता है कि उसके पास चांस ही नहीं है, तो वो ट्राई करना भी बंद कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिस्टम ओपन है और वो भी ग्रो कर सकता है, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ये बिलीफ ही उसे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। ऑथर कहता है कि अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए इंसान को अपनी थिंकिंग को भी एक्सपैंड करना पड़ता है। बहुत से लोग सिर्फ वही अपॉर्चुनिटीज देख पाते हैं जो उन्हें फेमिलियर लगती हैं, लेकिन जब वो नए एनवायरनमेंट्स और आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि पॉसिबिलिटीज़ का स्कोप काफ़ी बड़ा है। इस चैप्टर का एक डीपर मैसेज ये भी है कि सक्सेस का पाथ सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं होना चाहिए। जब लोग दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है। जब एक इंसान सक्सेसफुल होता है और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करता है, तो नए लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि अपॉर्चुनिटी का रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। अगर किसी इंसान को एक फेयर प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपनी पोटेंशियल को डेवलप कर सकता है, तो उसे उस चांस को सीरियसली लेना चाहिए। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और लर्निंग के बिना कोई भी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे सकती। आखिर में चैप्टर का ओवरऑल मैसेज ये है कि ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब एनवायरनमेंट फेयर हो और लोगों को अपनी एबिलिटीज प्रूव करने का चांस मिले, तो ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह वैल्यू नंबर 1, ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी, रीडर्स को यह समझाने की कोशिश करता है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या लक का रिजल्ट नहीं होती। जब किसी इंसान को सही एनवायरनमेंट, लर्निंग और अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो उसे डेडिकेशन के साथ यूज करता है, तब वो ग्रेजुअली अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ अचीव कर सकता है। चैप्टर का मैसेज ये है कि अगर सिस्टम फेयर हो और लोग मोटिवेटेड हों, तो हर इंसान अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन में ले जा सकता है। बिजनेस एजुकेशन जो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग लर्निंग होती है। ऑथर ये समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में बहुत लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से गुजरते हैं, जहां स्कूल और कॉलेज उन्हें जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बिजनेस और फाइनेंशियल दुनिया को समझने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं, वो अक्सर क्लासरूम में डिटेल में नहीं सिखाई जाती। इसी वजह से कई एजुकेटेड लोग भी पैसा मैनेज करने या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को समझने में स्ट्रगल करते हैं। ऑथर कहता है कि एजुकेशन का रियल पर्पस सिर्फ डिग्री लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि लाइफ में यूज़फुल स्किल्स डेवलप करना होना चाहिए। जब कोई इंसान ऐसी एजुकेशन पाता है जो उसकी थिंकिंग और कॉन्फिडेंस को चेंज कर दे, तब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा डीप होता है।
इसी को ऑथर लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन कहता है। ये एजुकेशन सिर्फ बुक से नहीं मिलती, बल्कि एक्सपीरियंस, मेंटरशिप, टीम वर्क और रियल सिचुएशन से मिलती है। बहुत लोग जब बिजनेस वर्ड सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि बिजनेस सिर्फ उनके लिए होता है जिनके पास ऑलरेडी पैसा या स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो। लेकिन ऑथर का मानना है कि बिजनेस एजुकेशन किसी भी इंसान के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हो। बिजनेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बहुत डिसीजंस को बेटर बना सकती है, जैसे पैसा का यूज़ कैसे करना है, रिस्क को कैसे इवैल्यूएट करना है और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस चैप्टर में ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट करता है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और रियल वर्ल्ड लर्निंग में डिफरेंस होता है। क्लासरूम में स्टूडेंट्स को थ्योरी और कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में सिचुएशंस अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। जब कोई इंसान एक्चुअल बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करता है, तब उसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है। ये स्किल्स बुक्स से नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करता है कि लाइफ चेंजिंग एजुकेशन का एक बड़ा पार्ट माइंडसेट डेवलपमेंट होता है। जब कोई इंसान बिजनेस और फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझने लगता है, तो उसकी सोच ग्रेजुअली चेंज होने लगती है। वो प्रॉब्लम्स को अलग नज़रिए से देखने लगता है और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी डेवलप करता है। ये माइंडसेट शिफ्ट ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में टीम वर्क और लर्निंग एनवायरनमेंट का भी रोल डिस्कस किया गया है। जब लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहां सब लोग ग्रोथ और लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर कोई इंसान मिस्टेक्स करता है तो उसे फेलियर नहीं, बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखा जाता है। ये सपोर्टिव एटमॉस्फेयर लोगों को रिस्क लेने और नए आइडियाज़ ट्राई करने के लिए एनकरेज करता है। ऑथर कहता है कि बिजनेस एजुकेशन का एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। रियल बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं होती, लोगों के साथ इफेक्टिवली बात करना, अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई इंसान रेगुलर इंटरैक्शन और टीम वर्क के थ्रू प्रैक्टिस करता है, तो ये स्किल्स नेचुरली डेवलप होने लगती हैं। इस चैप्टर में लीडरशिप डेवलपमेंट को भी एजुकेशन का एक मेजर पार्ट बताया गया है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को कमांड देना नहीं होता। रियल लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें मोटिवेट करना और एक कॉमन गोल के लिए साथ लाना। जब कोई इंसान लीडरशिप स्किल्स डेवलप करता है, तो वो सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं, बल्कि दूसरों की ग्रोथ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन का एक की एलिमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं होता। जब वो नई स्किल्स सीखते हैं और स्मॉल सक्सेसेस एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बिल्ड होने लगता है। ये कॉन्फिडेंस उन्हें फ्यूचर में बिगर अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए रेडी करता है। इस चैप्टर में फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग के रूप में मेंशन किया गया है। जब लोग पैसा का फ्लो, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वेल्थ क्रिएशन एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजंस का कॉम्बिनेशन होता है। जब कोई इंसान ये नॉलेज एक्वायर करता है, तो वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर प्लान कर सकता है। ऑथर ये भी एम्फसाइज करता है कि एजुकेशन का रियल वैल्यू तब होता है जब वो प्रैक्टिकल हो। अगर कोई इंसान सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहे लेकिन उसे अप्लाई ना करे, तो उसका इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। लेकिन जब लर्निंग के साथ एक्शन भी हो, तब नॉलेज रियल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। इसीलिए ऑथर इनकरेज करता है कि लोग सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड ना रहें, बल्कि रियल एक्सपीरियंसेस से सीखने की हैबिट डेवलप करें। इस चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बहुत लोग डिग्री लेने के बाद लर्निंग बंद कर देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अक्सर लाइफ भर सीखते रहते हैं। वो नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मेंटोर्स से गाइडेंस लेते हैं और अपने एक्सपीरियंस से लेसन्स निकालते हैं। ये कंटिन्यूस लर्निंग ही उन्हें टाइम के साथ ग्रो करने में हेल्प करती है। ऑथर ये भी कहता है कि जब कोई इंसान लाइफ चेंजिंग एजुकेशन पाता है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पर नहीं होता, उसका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और आउटलुक भी इम्प्रूव होता है। वो अपनी लाइफ को ज़्यादा कॉन्शियसली डिज़ाइन करने लगता है और फ्यूचर के लिए क्लियर गोल्स सेट करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअली होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल होता है। इस चैप्टर में एक मोटिवेशनल आइडिया ये भी है कि लर्निंग किसी स्पेसिफिक एज तक लिमिटेड नहीं होती। चाहे कोई यंग हो या ओल्डर, अगर उसके पास क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन है, तो वो नई स्किल्स डेवलप कर सकता है।
ऑथर कहता है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो और नए एक्सपीरियंसेस से डर न लगे। ऑथर ये भी समझाता है कि बिजनेस एजुकेशन का एक हिडन बेनिफिट ये होता है कि इंसान अपनी पोटेंशियल को डिस्कवर करता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनमें लीडरशिप, क्रिएटिविटी या एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग का टैलेंट है। जब वो लर्निंग एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं जहां एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड होता है, तब उन्हें अपनी हिडन एबिलिटीज का पता चलने लगता है। इस चैप्टर का डीपर मैसेज ये है कि नॉलेज एक पावरफुल टूल है जो इंसान की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर किसी इंसान को सही एजुकेशन और राइट गाइडेंस मिल जाए तो वो ग्रेजुअली अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो जाता है। ये प्रोसेस सिर्फ इन्फॉर्मेशन का नहीं बल्कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आखिर में चैप्टर ये एम्फसाइज करता है कि लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन का वैल्यू सिर्फ पैसा कमाने तक लिमिटेड नहीं होता। इसका रियल वैल्यू ये होता है कि ये इंसान को इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। जब कोई इंसान इन क्वालिटीज को डेवलप करता है तो वो सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। इस तरह वैल्यू नंबर 2, लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन चैप्टर रीडर्स को ये समझाने की कोशिश करता है कि रियल एजुकेशन वो होती है जो इंसान की थिंकिंग को एक्सपैंड करे और उसे प्रैक्टिकल स्किल्स दे जो लाइफ में यूज हो सके। जब नॉलेज, एक्सपीरियंस और माइंडसेट डेवलपमेंट एक साथ कंबाइन होते हैं तब एजुकेशन सच में लाइफ चेंजिंग बन सकती है। ये चैप्टर बेसिकली लोगों को एनकरेज करता है कि वो लर्निंग को एक लाइफ लॉन्ग जर्नी के रूप में देखें और अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहे। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ पर्सनल टैलेंट, हार्डवर्क या लक पर डिपेंड करती है, लेकिन रियलिटी में एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑथर ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर किसी इंसान के आसपास ऐसे लोग हों जो उसे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और उसकी ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं तो उसके सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो और लोग उसे डिस्करेज करते रहें तो उसका कॉन्फिडेंस और प्रोग्रेस दोनों स्लो हो सकते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में कई तरह के लोगों से मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। वो दूसरों की अचीवमेंट से खुश होते हैं और उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो और बेटर करें। ऐसे लोग किसी को नीचे नहीं खींचते बल्कि उसे ऊपर उठने में हेल्प करते हैं। इसी टाइप के रिलेशनशिप्स को ऑथर वैल्यूएबल मानता है क्योंकि ये पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को स्ट्रांग बनाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग से भरे होते हैं। जब कोई इंसान कुछ नया ट्राई करता है या बड़ा गोल सेट करता है तो ये लोग उसे डाउट करते हैं। वो कहते हैं कि ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है या तुम फेल हो जाओगे। कभी कभी ये लोग जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी लिमिटेड थिंकिंग की वजह से ऐसा बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नेगेटिविटी का इफेक्ट किसी के कॉन्फिडेंस पर पड़ सकता है। ऑथर कहता है कि सक्सेस का एक हिडन सीक्रेट ये है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करे। अगर कोई इंसान ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है जो पॉजिटिव और एम्बिशियस हैं तो उसका माइंडसेट भी ग्रेजुअली वैसे ही बनने लगता है। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर ग्रुप का फोकस ग्रोथ पर हो तो हर मेंबर को उसका बेनिफिट मिलता है। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि सपोर्टिव फ्रेंड्स का रोल सिर्फ मोटिवेशन तक लिमिटेड नहीं होता, वो लर्निंग और डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। जब लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं और चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं तो सब लोग कलेक्टिवली ग्रो करते हैं। ये एनवायरनमेंट एक तरह का इनफॉर्मल क्लासरूम बन जाता है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। ऑथर ये भी एम्फसाइज करता है कि सक्सेस की जर्नी कभी कभी डिफ़िकल्ट होती है। जब कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करता है तो उसे फेलियर्स और डाउट्स फेस करने पड़ते हैं। ऐसे मोमेंट्स में सपोर्टिव फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इंसान को रिमाइंड करते हैं कि टेम्पररी प्रॉब्लम्स परमानेंट डिफीट नहीं होती। उनकी एनकरेजमेंट से इंसान फिर से खड़ा होकर आगे बढ़ सकता है। इस चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं देती बल्कि अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करती हैं। जब लोग एक दूसरे को गोल्स अचीव करते हुए देखते हैं तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलती है कि वो अपने गोल्स पर सीरियस रहें। अगर कोई इंसान थोड़ा लेजी या डिस्ट्रैक्टेड हो जाए तो ग्रुप के लोग उसे जेंटली रिमाइंड कर सकते हैं कि वो अपने पाथ पर वापस आए। ऑथर ये भी बताता है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो उन्हें चैलेंज करते हैं और उन्हें बेटर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये लोग सिर्फ प्रेज नहीं करते बल्कि ऑनेस्ट फीडबैक भी देते हैं। कभी कभी ये फीडबैक अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। इस चैप्टर में रिलेशनशिप्स और माइंडसेट का कनेक्शन भी हाईलाइट किया गया है। अगर कोई इंसान ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है जो हमेशा कंप्लेन करते हैं या लाइफ को नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं तो उसका एटीट्यूड भी ग्रेजुअली वैसे ही बन सकता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जहां लोग पॉसिबिलिटीज़ और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं तो इंसान की थिंकिंग भी कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। ऑथर कहता है कि दोस्ती का रियल मीनिंग सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए।
रियल फ्रेंडशिप का मतलब होता है एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। जब दोस्त एक दूसरे को बेटर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं और उनकी सक्सेस में जेन्युइनली खुश होते हैं, तब रिलेशनशिप स्ट्रांग और मीनिंगफुल बन जाता है। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब इंसान को अपनी सोशल सर्कल को रीएवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर कोई एनवायरनमेंट रिपीटेडली नेगेटिविटी और डिस्करेजमेंट क्रिएट कर रहा हो तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाना ज़रूरी हो सकता है। ये डिसीजन डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ के लिए कभी कभी नेसेसरी होता है। ऑथर ये एम्फेसाइज करता है कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट का एक और बेनिफिट ये होता है कि लोग एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं। जब नेटवर्क स्ट्रांग होता है तो इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ ईजिली सर्कुलेट होते हैं। किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपने फ्रेंड्स को भी उसके बारे में बता सकता है। इस तरह ग्रुप का कलेक्टिव प्रोग्रेस फास्ट हो सकता है। इस चैप्टर का एक डीपर मैसेज ये है कि सक्सेस एक लोनली जर्नी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ अकेला करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में कोलैबोरेशन और रिलेशनशिप्स बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। जब लोग एक सपोर्टिव कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों स्ट्रांग रहते हैं। ऑथर ये भी कहता है कि पॉजिटिव फ्रेंडशिप्स डेवलप करने के लिए इंसान को खुद भी पॉजिटिव और सपोर्टिव होना चाहिए। अगर कोई सिर्फ दूसरों से सपोर्ट एक्सपेक्ट करे लेकिन खुद किसी की हेल्प न करे तो रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं रहेगा। रियल फ्रेंडशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एनकरेजमेंट पर बेस्ड होती है। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंस भी इनडायरेक्टली हाईलाइट किया गया है। जब लोग अपने फ्रेंड्स की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हैं तो एनवायरनमेंट और भी पॉजिटिव बन जाता है। ये स्मॉल जेस्चर्स रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाते हैं और ट्रस्ट को डीपन करते हैं। ऑथर ये भी बताता है कि जब लोग एक दूसरे की ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो उनका बॉन्ड लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये फ्रेंडशिप्स सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट पर बेस्ड नहीं होती, बल्कि शेयर्ड वैल्यूज और गोल्स पर बेस्ड होती हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स लाइफ के डिफिकल्ट फेजेस में भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आखिर में चैप्टर का ओवरऑल मैसेज ये है कि इंसान की सक्सेस सिर्फ उसके इंडिविजुअल एफर्ट का रिजल्ट नहीं होती। एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स और सपोर्ट सिस्टम भी उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी के पास ऐसे फ्रेंड्स हों जो उसे इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और उसकी पोटेंशियल पर बिलीव करें तो उसके लिए अपने गोल्स अचीव करना रिलेटिवली ईजियर हो जाता है। इस तरह वैल्यू नंबर 3, फ्रेंड्स हु विल पुल यू अप नॉट पुश यू डाउन, रीडर्स को ये समझाता है कि राइट कंपनी चूज करना लाइफ का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जब इंसान ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होता है जो ग्रोथ और पॉजिटिविटी को वैल्यू करते हैं तो उनकी कलेक्टिव एनर्जी सबको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपको नीचे नहीं खींचते बल्कि आपको ऊपर उठने में मदद करते हैं और आपकी सक्सेस को अपनी सक्सेस जैसा सेलिब्रेट करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब लोग एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें लर्निंग, अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट का एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है। इंसान नेचुरली एक सोशल बीइंग है। हर इंसान अपनी लाइफ में दूसरों के साथ इंटरैक्ट करता है, उनसे सीखता है और उनके साथ मिलकर काम करता है। लेकिन जब ऑथर नेटवर्क की बात करता है तो उसका मतलब सिर्फ कैजुअल कनेक्शन से नहीं होता। यह नेटवर्क का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जहां लोग एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलकर काम करते हैं। ऑथर कहता है कि ट्रेडिशनल थिंकिंग में लोग अक्सर अपनी सक्सेस को सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट के रूप में देखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो हार्ड वर्क करें तो वो सब कुछ अकेला अचीव कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क मेंटर्स, पार्टनर्स, फ्रेंड्स और कोलीग्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो उस इंसान की जर्नी में सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि नेटवर्क का रियल वैल्यू टाइम के साथ समझ आता है। जब कोई इंसान शुरू में नए लोगों से मिलता है तो शायद उसे तुरंत कोई बेनिफिट ना दिखे, लेकिन ग्रेजुअली जब रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं और ट्रस्ट डेवलप होता है तब नेटवर्क एक पावरफुल रिसोर्स बन जाता है। ये रिसोर्स इन्फॉर्मेशन, इंस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में काम करता है। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि नॉलेज शेयर करने का प्रोसेस नेटवर्क के थ्रू बहुत फास्ट हो जाता है। अगर कोई इंसान किसी चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हो और उसके पास एक डाइवर्स नेटवर्क हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कोई ना कोई उसे यूज़फुल एडवाइस दे सके। इस तरह नेटवर्क कलेक्टिव इंटेलिजेंस का सोर्स बन जाता है। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेटवर्क का वैल्यू सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं होता, ये पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जब लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स शेयर करते हैं तो हर इंसान का अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन हो जाता है। वो लाइफ को अलग एंगल से देखना सीख जाता है। ऑथर कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि लोग एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। जब कोई इंसान अपने गोल्स के लिए काम कर रहा होता है तो कभी-कभी उसे डाउट्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे मोमेंट्स में नेटवर्क का सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल होता है। जब लोग आप पर बिलीव करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रहता है।
इस चैप्टर में टीम वर्क का कॉन्सेप्ट भी नेटवर्क से क्लोजली कनेक्टेड बताया गया है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी कंबाइंड एफर्ट एक इंडिविजुअल एफर्ट से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। हर इंसान के पास अलग स्किल्स और टैलेंट्स होते हैं। जब ये टैलेंट्स एक टीम के फॉर्म में कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ऑथर ये भी बताता है कि नेटवर्क बिल्ड करने के लिए पेशेंस और जेन्युइन इंटरेस्ट ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए रिलेशनशिप्स बनाता है तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होती। रियल नेटवर्क ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। जब लोग जेन्युइनली एक दूसरे की ग्रोथ में इंटरेस्ट लेते हैं तब रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बन जाती हैं। इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस किया गया है कि नेटवर्क एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। जब लोग एक एनवायरनमेंट में रेगुलरली इंटरैक्ट करते हैं जहां ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट पर फोकस होता है तो हर इंसान नेचुरली मोटिवेटेड रहता है। वो दूसरों की प्रोग्रेस देखकर इंस्पायर होता है और खुद भी बेटर बनने की कोशिश करता है। ऑथर कहता है कि नेटवर्क का एक और बेनिफिट ये होता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ को मल्टीप्लाई करता है। जब कोई इंसान अकेला काम करता है तो उसकी रीच लिमिटेड होती है, लेकिन जब उसके पास एक नेटवर्क होता है जहां कई लोग कनेक्टेड होते हैं तो इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ का फ्लो ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इससे नए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं जो शायद इंडिविजुअल लेवल पर पॉसिबल ना होती। इस चैप्टर में लीडरशिप का रोल भी इनडायरेक्टली हाईलाइट किया गया है। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तभी ग्रो करता है जब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ कमांड देना नहीं होता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करना और दूसरों को मोटिवेट करना होता है। जब नेटवर्क के मेंबर्स पॉजिटिव एटीट्यूड और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो पूरा ग्रुप स्ट्रॉन्गर बन जाता है। ऑथर ये भी एम्फेसाइज करता है कि नेटवर्क का रियल वैल्यू तब समझ आता है जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। डिफ़िकल्ट टाइम्स में सपोर्टिव रिलेशनशिप्स एक इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। जब इंसान को पता होता है कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं तो वो चैलेंजेस को ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर पाता है। इस चैप्टर में ये भी मेंशन किया गया है कि नेटवर्क सिर्फ क्वांटिटी का मैटर नहीं होता, बल्कि क्वालिटी का भी होता है। बहुत सारे सुपरफिशियल कनेक्शंस होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स होना। जब रिलेशनशिप्स डीप और मीनिंगफुल होती हैं तब उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है। ऑथर ये भी समझाता है कि नेटवर्क बिल्ड करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसके लिए कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जब लोग एक दूसरे के साथ रेगुलर इंटरैक्शन और कोलैबोरेशन मेंटेन करते हैं तब नेटवर्क ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर होता जाता है। इस चैप्टर का एक डीपर मैसेज ये है कि सक्सेस को कलेक्टिव जर्नी के रूप में देखना चाहिए। जब लोग अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं तो ओवरऑल एनवायरनमेंट पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बन जाता है। ये अप्रोच सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस नहीं बल्कि कम्युनिटी ग्रोथ को भी इनकरेज करता है। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि नेटवर्क का वैल्यू सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स तक लिमिटेड नहीं होता, ये पर्सनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और इमोशनल सपोर्ट का भी सोर्स होता है। जब इंसान एक सपोर्टिव कम्युनिटी का पार्ट होता है तो उसका माइंडसेट और आउटलुक दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। आखिर में चैप्टर का ओवरऑल मैसेज ये है कि नेटवर्क एक पावरफुल एसेट होता है। जैसे फाइनेंशियल एसेट्स फ्यूचर इनकम क्रिएट करते हैं, वैसे ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जब इंसान कॉन्शियसली अपना नेटवर्क बिल्ड करता है और उसमें जेन्युइन रिलेशनशिप्स मेंटेन करता है तो उसकी ग्रोथ का पाथ ज़्यादा स्मूथ और रिवॉर्डिंग हो सकता है। इस तरह वैल्यू नंबर 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ नेटवर्क, चैप्टर रीडर्स को ये समझाने की कोशिश करता है कि सक्सेस का जर्नी अकेला नहीं होता। जब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो नेटवर्क एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। ये चैप्टर बेसिकली ये मैसेज देता है कि रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस लाइफ के सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक हो सकते हैं अगर उन्हें सिंसेरिटी और रिस्पेक्ट के साथ नर्चर किया जाए। बिजनेस दुनिया में सिर्फ नॉलेज या टेक्निकल स्किल्स ही काफ़ी नहीं होती। बहुत बार लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, उनके पास डिग्रीज होती हैं और उन्हें अपने फील्ड का काफ़ी नॉलेज भी होता है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस में एक्सपेक्टेड सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। इसका रीज़न अक्सर ये होता है कि उनके पास एक फंडामेंटल बिजनेस स्किल स्ट्रांग नहीं होती, और वो स्किल है लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना और उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। ऑथर कहता है कि बिजनेस असल में लोगों का गेम होता है। हर बिजनेस में प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उन्हें वैल्यू तब मिलती है जब लोग उन्हें समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग को सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक माना जाता है। अगर कोई इंसान अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है, लोगों को इंस्पायर कर सकता है और ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, तो उसके सक्सेस के चांसेस नेचुरली बढ़ जाते हैं। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन से डरते हैं। जब उन्हें किसी ग्रुप के सामने बोलना होता है या अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने होते हैं तो वो नर्वस फील करते हैं,
ये फियर नॉर्मल है और ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी स्टेज पर इससे फेस करता है। लेकिन ऑथर कहता है कि अगर कोई इंसान इस फियर को ओवरकम कर लेता है और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लेता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का एक नया वर्ल्ड ओपन हो जाता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक लिमिटेड नहीं होती, इसमें लिसनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई इंसान दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, उनकी नीड्स और कंसर्न्स को समझता है, तब वो बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकता है। बिजनेस में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है जब लोग फील करते हैं कि उनकी बात को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ऑथर ये भी बताता है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं। वो सिर्फ एक बार सीखकर रुकते नहीं, वो प्रैक्टिस करते हैं, फीडबैक लेते हैं और अपने स्टाइल को बेटर बनाते रहते हैं। ये प्रोसेस टाइम लेता है, लेकिन ग्रेजुअली इंसान का कॉन्फिडेंस और इफेक्टिवनेस दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। इस चैप्टर में पर्सुएशन का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया गया है। पर्सुएशन का मतलब किसी को फोर्स करना नहीं होता, बल्कि अपने आइडियाज़ को इतना क्लियर और मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि दूसरे लोग नेचुरली उससे कनेक्ट कर सकें। जब इंसान ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ बात करता है तो लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स या प्रेजेंटेशंस के लिए नहीं होती, ये एवरीडे लाइफ में भी यूजफुल होती है। जब इंसान अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है और दूसरों को समझ सकता है तो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाते हैं। ये स्किल फैमिली लाइफ, फ्रेंडशिप्स और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट सब जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लर्निंग बाय डूइंग बहुत पावरफुल मेथड होता है। अगर कोई इंसान कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहता है तो उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ बुक्स पढ़ने या वीडियोस देखने से स्किल फुली डेवलप नहीं होती। जब इंसान रियल सिचुएशंस में लोगों से इंटरैक्ट करता है, प्रेजेंटेशंस देता है और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करता है, तब उसकी एबिलिटी नेचुरली ग्रो करती है। ऑथर कहता है कि जब कोई इंसान कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करता है तो वो ग्रेजुअली एक इन्फ्लुएंसर बन सकता है। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता कि इंसान दूसरों को कंट्रोल करे, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरों को इंस्पायर करे और पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करे। जब लोग किसी लीडर पर ट्रस्ट करते हैं तो वो उसके आइडियाज़ को सीरियसली लेते हैं और उसके साथ काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। इस चैप्टर में सेल्फ कॉन्फिडेंस का रोल भी हाईलाइट किया गया है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते वक्त शुरू में मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। कभी कभी इंसान वर्ड्स भूल जाता है, कभी नर्वस फील करता है या कभी अपना मैसेज क्लियरली डिलीवर नहीं कर पाता। लेकिन जब वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखता है तो ग्रेजुअली उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। हर स्मॉल इंप्रूवमेंट उसे और स्ट्रांग बनाता है। ऑथर ये भी समझाता है कि बिजनेस वर्ल्ड में आइडियाज़ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन आइडिया तभी पावरफुल बनता है जब उसे इफेक्टिवली शेयर किया जा सके। अगर कोई इंसान ब्रिलियंट आइडिया रखता है लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो उस आइडिया का पोटेंशियल लिमिटेड रह जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान एवरेज आइडिया को भी क्लैरिटी और एंथुजियाज्म के साथ प्रेजेंट करे तो वो लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट कर सकता है। इस चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते वक्त इंसान अपनी पर्सनैलिटी को भी बेटर समझने लगता है। जब वो डिफरेंट लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, उनकी रिएक्शंस ऑब्जर्व करता है और अपनी अप्रोच एडजस्ट करता है, तब उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंप्रूव होती है। ये एबिलिटी उसे बेटर डिसीजंस लेने और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करती है। ऑथर ये भी एम्फसाइज करता है कि कम्युनिकेशन का पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि कनेक्शन क्रिएट करना होता है। जब लोग फील करते हैं कि कोई उन्हें रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट कर रहा है तो वो नेचुरली उसके साथ एंगेज करते हैं। इसीलिए एम्पैथी और ऑथेंटिसिटी कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। इस चैप्टर में टीम वर्क का रोल भी इनडायरेक्टली मेंशन्ड होता है। जब लोग एक टीम में काम करते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर टीम मेंबर्स अपने आइडियाज़ और कंसर्न्स ओपनली शेयर कर सकते हैं तो कोलैबोरेशन स्ट्रांग होता है और प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। ऑथर कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा एसेट है जो लाइफ टाइम तक वैल्यू देता है। ये स्किल किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं होती। चाहे कोई इंसान एंटरप्रेन्योर हो, एम्प्लॉई हो, टीचर हो या लीडर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसकी सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस चैप्टर का डीपर मैसेज ये है कि बिजनेस सक्सेस सिर्फ नंबर्स और स्ट्रैटेजीज का गेम नहीं होता, ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट का गेम भी होता है। जब कोई इंसान अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी को डेवलप करता है तो वो सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस ही नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ भी एक्सपीरियंस करता है। आखिर में चैप्टर का ओवरऑल मैसेज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल डेवलप करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये प्रोसेस पेशेंस, प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस लर्निंग डिमांड करता है। लेकिन जब कोई इंसान इस स्किल को मास्टर कर लेता है तो उसके लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगते हैं और उसका इन्फ्लुएंस भी ग्रेजुअली ग्रो करता है। इस तरह वैल्यू नंबर 5, डेवलपिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल चैप्टर रीडर्स को ये समझाता है कि बिजनेस दुनिया में रियल पावर सिर्फ नॉलेज में नहीं बल्कि कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग में होती है। जब कोई इंसान अपनी एबिलिटी को इंप्रूव करता है लोगों से कनेक्ट करने, इंस्पायर करने और आइडियाज शेयर करने में, तब वो अपनी पोटेंशियल को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर पाता है।
ये चैप्टर बेसिकली ये मैसेज देता है कि अगर कोई इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करे और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे तो वो अपनी लाइफ और करियर दोनों में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अचीव कर सकता है। लीडरशिप का रियल मीनिंग क्या होता है? बहुत लोग लीडरशिप को सिर्फ अथॉरिटी या पावर से कनेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि लीडर वो होता है जो दूसरों को ऑर्डर्स देता है और सब लोग उसकी बात फॉलो करते हैं। लेकिन ऑथर कहता है कि असली लीडरशिप इससे काफ़ी अलग होती है। रियल लीडर वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है, उन्हें मोटिवेट करता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां सब लोग मिलकर ग्रो कर सकें। ऑथर ये बताता है कि लीडरशिप एक पोजीशन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई इंसान सिर्फ टाइटल या डेजिग्नेशन से लीडर नहीं बन जाता। लीडरशिप का रियल टेस्ट तब होता है जब लोग वॉलंटरीली किसी इंसान को फॉलो करते हैं, जब लोग किसी पर ट्रस्ट करते हैं और उसकी विजन पर बिलीव करते हैं, तब लीडरशिप नेचुरली डेवलप होती है। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि हर इंसान में लीडर बनने की पोटेंशियल होती है। लीडरशिप कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के पास हो। ये एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप की जा सकती है। जब कोई इंसान अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, दूसरों को समझने की एबिलिटी डेवलप करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होता है, तब वो ग्रेजुअली लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप कर सकता है। ऑथर कहता है कि लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है। जब लोग किसी गोल के लिए काम कर रहे होते हैं तो उन्हें क्लैरिटी चाहिए होती है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। लीडर वो इंसान होता है जो विजन को क्लियरली डिफाइन करता है और दूसरों को उस विजन के साथ कनेक्ट करता है। जब लोग समझ जाते हैं कि उनका एफर्ट किस पर्पस के लिए है तो वो ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ काम करते हैं। इस चैप्टर में ये भी हाईलाइट किया गया है कि लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम्पल सेट करना होता है। अगर लीडर खुद डिसिप्लिन और डेडिकेशन शो करता है तो टीम मेंबर्स भी नेचुरली वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। लेकिन अगर लीडर सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखे और खुद एक्शन ना ले तो उसका इन्फ्लुएंस वीक हो जाता है। इसीलिए रियल लीडर पहले खुद एक्शन लेता है और फिर दूसरों को इंस्पायर करता है। ऑथर ये भी बताता है कि लीडरशिप का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं होता। रियल लीडरशिप एम्पावरमेंट पर बेस्ड होती है। जब लीडर अपनी टीम पर ट्रस्ट करता है और उन्हें ग्रो करने का चांस देता है, तब टीम मेंबर्स का कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग हो जाता है। वो अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस चैप्टर में कम्युनिकेशन का रोल भी लीडरशिप के साथ कनेक्ट किया गया है। एक इफेक्टिव लीडर को अपने आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस करने आने चाहिए और दूसरों की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। जब कम्युनिकेशन ओपन और ऑनेस्ट होती है तब टीम मेंबर्स कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने थॉट्स शेयर करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है। ऑथर कहता है कि लीडरशिप का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस है। लीडर को सिर्फ स्ट्रैटेजीज और प्लान्स ही नहीं समझने चाहिए बल्कि लोगों की फीलिंग्स और मोटिवेशंस भी समझनी चाहिए। जब लीडर एम्पैथी के साथ लोगों को ट्रीट करता है तो रिलेशनशिप्स स्ट्रांग बन जाती हैं और टीम एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। इस चैप्टर में फेलियर्स और चैलेंजेस का भी मेंशन है। लीडरशिप का जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होता। कभी कभी लीडर को डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं जहां डिसीजंस टफ होते हैं। ऐसे मोमेंट्स में पेशेंस और करेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब लीडर काम और फोकस्ड रहता है तो टीम मेंबर्स भी सिचुएशन को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करते हैं। ऑथर ये भी एम्फसाइज करता है कि लीडरशिप का डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। कोई इंसान एक दिन में स्ट्रांग लीडर नहीं बन जाता। इसके लिए प्रैक्टिस, लर्निंग और एक्सपीरियंस जरूरी होता है। हर सिचुएशन एक न्यू लेसन प्रोवाइड करती है जिससे लीडर अपने अप्रोच को बेटर बना सकता है। ऑथर इस चैप्टर में मेंटरशिप का रोल भी इनडायरेक्टली हाईलाइट किया गया है। जब एक्सपीरियंस लीडर्स अपना नॉलेज और गाइडेंस शेयर करते हैं तो नए लीडर्स के लिए लर्निंग प्रोसेस ईजियर हो जाता है। मेंटोर्स अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत यूजफुल होते हैं। ऑथर ये भी बताता है कि लीडरशिप का रियल पर्पस सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं होता। एक गुड लीडर दूसरों की ग्रोथ पर भी फोकस करता है। जब लीडर अपनी टीम के मेंबर्स को डेवलप करता है और उन्हें अपॉर्चुनिटीज देता है तो पूरा ग्रुप स्ट्रांग बन जाता है। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि लीडर को क्रिटिसिज्म और फीडबैक एक्सेप्ट करना आना चाहिए। कभी कभी टीम मेंबर्स या कलीग्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं जो इंप्रूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। अगर लीडर ओपन माइंडेड हो और लर्निंग एटीट्यूड मेंटेन करे तो वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकता है। ऑथर कहता है कि लीडरशिप का कनेक्शन कैरेक्टर से भी होता है। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वैल्यूज लीडर के इन्फ्लुएंस को स्ट्रांग बनाते हैं। जब लोग देखते हैं कि लीडर अपने प्रिंसिपल्स पर स्टैंड करता है और फेयर डिसीजंस लेता है तो उनका रिस्पेक्ट नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। इस चैप्टर में टीम वर्क को भी लीडरशिप का एसेंशियल पार्ट बताया गया है। लीडर अकेला सक्सेस अचीव नहीं करता, उसके साथ एक टीम होती है जो कलेक्टिवली एफर्ट लगाती है। जब लीडर टीम मेंबर्स को अप्रिशिएट करता है और उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है तो मोटिवेशन और लॉयल्टी दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। ऑथर ये भी समझाता है कि लीडरशिप का इम्पैक्ट सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं होता, ये लाइफ के हर एरिया में यूजफुल होता है। चाहे फैमिली हो, कम्युनिटी हो या वर्क प्लेस, लीडरशिप क्वालिटीज इंसान को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में हेल्प करती हैं।
इस चैप्टर का डीपर मैसेज ये है कि लीडरशिप एक सर्विस माइंडसेट पर बेस्ड होती है। रियल लीडर दूसरों की सक्सेस में इंटरेस्ट लेता है और उनकी प्रोग्रेस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब लीडर का फोकस सिर्फ पर्सनल गेन पर नहीं बल्कि कलेक्टिव ग्रोथ पर होता है, तब उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। आखिर में चैप्टर ये एम्फसाइज करता है कि लीडरशिप एक जर्नी है जिसमें कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट जरूरी होता है। जो लोग अपनी स्किल्स डेवलप करते रहते हैं, फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, वो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग लीडर्स बन जाते हैं। इस तरह वैल्यू नंबर 6 चैप्टर रीडर्स को ये समझाने की कोशिश करता है कि लीडरशिप का रियल मीनिंग पावर या कंट्रोल नहीं बल्कि इंस्पिरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब इंसान ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन और डेडिकेशन के साथ लोगों को गाइड करता है तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां सब लोग मिलकर ग्रो कर सकते हैं। ये चैप्टर बेसिकली ये मैसेज देता है कि हर इंसान अपनी लीडरशिप एबिलिटी को डेवलप कर सकता है अगर वो लर्निंग, प्रैक्टिस और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ऑथर ये समझाने की कोशिश करता है कि बहुत से लोग अपनी पूरी लाइफ सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते रहते हैं। वो जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं और फिर उस सैलरी पर अपनी लाइफ चलाते हैं। लेकिन इस अप्रोच में एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ पैसा के लिए काम करता है तो उसकी फ्रीडम और क्रिएटिविटी कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ऑथर कहता है कि रियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि इंसान पैसा के लिए काम करने के बजाय ऐसा सिस्टम क्रिएट करे जहां पैसा उसके लिए काम करे। इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया ये है कि अगर इंसान सिर्फ अपना टाइम एक्सचेंज करके पैसा कमा रहा है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। लेकिन जब वो ऐसे एसेट्स या सिस्टम्स क्रिएट करता है जो लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करें, तब सिचुएशन चेंज हो सकती है। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रेडिशनल माइंडसेट में लोग सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो स्टेबल सैलरी और प्रेडिक्टेबल रूटीन को सेफ ऑप्शन मानते हैं। ये अप्रोच कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ऑथर कहता है कि अगर कोई इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है तो उसे अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करना पड़ेगा। उसे ये समझना होगा कि पैसा सिर्फ जॉब से ही नहीं बल्कि कई और तरीकों से भी जनरेट हो सकता है। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि जब इंसान सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करता है तो वो कभी कभी लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ को इग्नोर कर देता है। लेकिन जब इंसान नॉलेज और स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करता है तो लॉन्ग टर्म में उसकी अर्निंग एबिलिटी नेचुरली इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए ऑथर एनकरेज करता है कि लोग शॉर्ट टर्म इनकम के बजाय लॉन्ग टर्म लर्निंग पर ध्यान दें। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वर्क का पर्पस सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। वर्क एक ऐसा मीडियम भी हो सकता है जिससे इंसान नए स्किल्स सीख सकता है, रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकता है और अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकता है। जब कोई इंसान इस पर्सपेक्टिव से काम करता है तो उसकी अप्रोच कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ऑथर कहता है कि जब इंसान पैसा को अपना अल्टीमेट गोल बना लेता है तो कभी कभी वो स्ट्रेस और प्रेशर फील करता है। वो हर डिसीजन को सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट के बेसिस पर इवैल्यूएट करता है। लेकिन जब इंसान अपने पैशन, लर्निंग और पर्पस पर फोकस करता है तो उसकी जर्नी ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकती है। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर पैसा को एक टूल की तरह देखते हैं। उनके लिए पैसा एक रिसोर्स होता है जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, लेकिन उनका मेन फोकस वैल्यू क्रिएट करने पर होता है। जब कोई इंसान दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है तो पैसा नेचुरली उस प्रोसेस का रिजल्ट बन सकता है। ऑथर ये भी बताता है कि बहुत से लोग फियर की वजह से अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। उन्हें जॉब लूज होने का डर होता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का डर होता है या फेलियर का डर होता है। ये फियर्स कभी कभी उन्हें नए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने से रोक देते हैं। लेकिन ऑथर एनकरेज करता है कि लोग अपने फियर्स को समझें और ग्रेजुअली अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। इस चैप्टर में फाइनेंशियल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इंसान पैसा का फ्लो, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स का कॉन्सेप्ट समझ लेता है तो वो बेटर डिसीजंस ले सकता है। ये नॉलेज उसे हेल्प करती है कि वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड ना रहे बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज डेवलप करने के बारे में सोच सके। ऑथर ये भी एम्फसाइज करता है कि इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पैसा से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है। जब इंसान सिर्फ पैसा के लिए काम करता है तो उसकी लाइफ शेड्यूल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाउंड हो सकती है। लेकिन जब वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करता है और स्मार्ट डिसीजंस लेता है तो उसके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम हो सकती है। इस चैप्टर में माइंडसेट का रोल भी हाईलाइट किया गया है। अगर किसी इंसान की थिंकिंग लिमिटेड है और वो सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच को ही फॉलो करता है तो उसके ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन जब वो ओपन माइंडेड अप्रोच अडॉप्ट करता है और नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करता है तो उसके लिए नए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं। ऑथर कहता है कि लर्निंग और ग्रोथ का प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। जो लोग कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं और अपने स्किल्स इंप्रूव करते रहते हैं वो ग्रेजुअली अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं। ये जर्नी स्लो हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट स्ट्रांग होता है। इस चैप्टर में टीम वर्क और कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट भी इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। जब लोग मिलकर सिस्टम्स और बिजनेसेस बिल्ड करते हैं तो उनकी कलेक्टिव एफर्ट से ऐसे रिजल्ट्स पॉसिबल हो जाते हैं जो एक इंडिविजुअल अकेला अचीव नहीं कर सकता।
इसीलिए ऑथर एनकरेज करता है कि लोग रिलेशनशिप्स और नेटवर्क्स को इंपॉर्टेंस दें। ऑथर ये भी बताता है कि सक्सेस का रियल मीनिंग हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव फ्रीडम को और कुछ लोग सोशल इम्पैक्ट को। इंपॉर्टेंट ये है कि इंसान अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करे और अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले। इस चैप्टर का एक डीपर मैसेज ये है कि पैसा एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन उसे लाइफ का अल्टीमेट पर्पस नहीं बनाना चाहिए। जब इंसान सिर्फ पैसा के पीछे भागता है तो कभी कभी वो रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल हैप्पीनेस को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब वो बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा फुलफिलिंग हो सकती है। इस चैप्टर में ये भी एम्फसाइज किया गया है कि रियल वेल्थ सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स से मेजर नहीं होती। रियल वेल्थ में नॉलेज, स्किल्स, रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस और फ्रीडम भी इंक्लूड होते हैं। जब इंसान इन सब एस्पेक्ट्स को वैल्यू करता है तो उसकी लाइफ का पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हो जाता है। इस चैप्टर में ये भी मेंशन किया गया है कि जब इंसान दूसरों की हेल्प करता है और वैल्यू क्रिएट करता है तो उसका वर्क ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। ये अप्रोच सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करती है। आखिर में चैप्टर का ओवरऑल मैसेज ये है कि इंसान को सिर्फ पैसा के लिए काम करने की माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहिए। उसे लर्निंग, वैल्यू क्रिएशन और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करना चाहिए। जब इंसान अपनी थिंकिंग को चेंज करता है और पैसा को एक टूल की तरह यूज़ करता है तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीडम हो सकती है। इस तरह चैप्टर 7 नॉट वर्किंग फॉर मनी रीडर्स को ये समझाने की कोशिश करता है कि रियल फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ सैलरी या इनकम तक लिमिटेड नहीं होती। जब इंसान नॉलेज, स्किल्स और सिस्टम्स बिल्ड करने पर फोकस करता है तो पैसा ग्रेजुअली उस प्रोसेस का नेचुरल रिजल्ट बन सकता है। ये चैप्टर बेसिकली ये मैसेज देता है कि लाइफ का गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी लाइफ क्रिएट करना होना चाहिए जहां लर्निंग, फ्रीडम और मीनिंगफुल वर्क का बैलेंस हो। इंसान को सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सपनों को सच करने के लिए जीना चाहिए। ऑथर ये समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में बहुत से लोग अपने ड्रीम्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सपने प्रैक्टिकल नहीं हैं या उन्हें अचीव करना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे ये फियर और डाउट्स उन्हें एक ऐसी लाइफ में सेटल होने पर मजबूर कर देते हैं जहां वो सिर्फ रूटीन फॉलो करते रहते हैं। लेकिन ऑथर का मैसेज ये है कि लाइफ का रियल पर्पस सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना और अपने ड्रीम्स को परस्यू करना है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, कुछ अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहते हैं और कुछ लोग सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, उनके सपने अक्सर प्रैक्टिकल वरीज के नीचे दब जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिल्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस उन्हें सेफ चॉइसेस लेने पर फोर्स करते हैं। ऑथर कहता है कि ये नेचुरल है, लेकिन अगर इंसान अपने ड्रीम्स को कंप्लीटली भूल जाता है तो उसकी लाइफ का एक्साइटमेंट और पैशन कम हो सकता है। इस चैप्टर में ये आइडिया हाईलाइट किया गया है कि ड्रीम्स इंसान को डायरेक्शन देते हैं। जब किसी के पास क्लियर विजन होता है कि वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है तो उसकी एनर्जी और फोकस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। ड्रीम्स एक मोटिवेशन का सोर्स बन जाते हैं जो इंसान को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देते हैं। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करता है कि ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इमेजिनेशन इनफ नहीं होती, इसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। बहुत लोग सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए सीरियस एफर्ट नहीं करते। जब इंसान अपने ड्रीम्स के लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेता है तब ग्रेजुअली उसकी प्रोग्रेस विजिबल होने लगती है। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ड्रीम्स को अचीव करने के लिए माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर इंसान अपने आप पर बिलीव नहीं करता तो वो कभी भी अपनी पोटेंशियल को फुली यूज़ नहीं कर पाता। सेल्फ बिलीफ एक ऐसा फैक्टर है जो इंसान को ऑब्स्टिकल्स के बावजूद आगे बढ़ने में हेल्प करता है। जब कोई इंसान अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट करता है तो वो नए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहता है। ऑथर ये भी बताता है कि ड्रीम्स का कनेक्शन फ्रीडम से होता है। बहुत लोग अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और क्रिएटिव फ्रीडम। जब इंसान अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करता है और ऐसे डिसीजंस लेता है जो उसके ड्रीम्स के क्लोज ले जाते हैं, तब वो ग्रेजुअली एक ऐसी लाइफ बिल्ड करता है जहां उसके पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि ड्रीम्स परस्यू करते वक्त चैलेंजेस और डाउट्स आना नॉर्मल है। कोई भी मीनिंगफुल गोल ईजिली अचीव नहीं होता। कभी कभी फेलियर मिलता है, कभी प्रोग्रेस स्लो होती है और कभी लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ऑथर कहता है कि ये सब जर्नी का नेचुरल पार्ट है। जो लोग परसिस्टेंस और पेशेंस मेंटेन करते हैं वो इवेंचुअली अपने गोल्स के क्लोजर पहुंच जाते हैं। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि एनवायरनमेंट और सपोर्ट सिस्टम ड्रीम्स अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
जब इंसान ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और ग्रोथ को एनकरेज करते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रहता है। सपोर्टिव फ्रेंड्स और मेंटर्स इंसान को रिमाइंड करते हैं कि उसके ड्रीम्स पॉसिबल हैं और वो उनके लिए काम करता रहे। इस चैप्टर में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का भी मेंशन है। ड्रीम्स अक्सर इमेजिनेशन से ही स्टार्ट होते हैं। जब इंसान फ्रीली इमेजिन करता है कि उसकी आइडियल लाइफ कैसी हो सकती है, तब उसे अपने गोल्स का क्लियरर पिक्चर मिलता है। ये क्लैरिटी ही उसे एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। ऑथर कहता है कि ड्रीम्स सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होने चाहिए। जब इंसान ऐसे ड्रीम्स चूज करता है जो दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करें, तो उनका इम्पैक्ट और भी मीनिंगफुल हो जाता है। जब कोई इंसान अपने सक्सेस के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी इंप्रूव करता है, तो उसकी जर्नी ज़्यादा फुलफिलिंग हो जाती है। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि ड्रीम्स को पोस्टपोन करते रहना कभी कभी डेंजरस हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो फ्यूचर में अपने ड्रीम्स परस्यू करेंगे जब कंडीशंस परफेक्ट हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी में परफेक्ट कंडीशंस रेयरली एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए ऑथर इनकरेज करता है कि लोग स्मॉल स्टेप्स से ही सही, लेकिन अपने ड्रीम्स की डायरेक्शन में एक्शन लेना शुरू करें। ऑथर ये भी एम्फसाइज करता है कि सक्सेस का रियल मीनिंग हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है। किसी के लिए सक्सेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है, किसी के लिए फैमिली हैप्पीनेस और किसी के लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट ये है कि इंसान अपने ड्रीम्स को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर डिफाइन ना करे, बल्कि अपने वैल्यूज और पैशंस के बेसिस पर करे। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। जब इंसान अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करता है और स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है, तो उसका मोटिवेशन हाई रहता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड उसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कमिटेड रहने में हेल्प करता है। ऑथर ये भी समझाता है कि ड्रीम्स परस्यू करते वक्त लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक्सपीरियंस, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर, इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है। जब इंसान लर्निंग माइंडसेट मेंटेन करता है, तो वो हर सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकता है। इस चैप्टर का डीपर मैसेज ये है कि लाइफ एक लिमिटेड टाइम का गिफ्ट है और इसे मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहिए। अगर इंसान अपनी पोटेंशियल को इग्नोर करके सिर्फ रूटीन लाइफ जीता रहेगा, तो वो शायद अपनी रियल कैपेबिलिटीज को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो करेज के साथ अपने ड्रीम्स परस्यू करता है, तो उसकी लाइफ ज़्यादा एक्साइटिंग और पर्पसफुल बन सकती है। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि ड्रीम्स इंस्पायर करने की पावर रखते हैं। जब लोग किसी को अपने ड्रीम्स परस्यू करते हुए देखते हैं, तो वो भी मोटिवेटेड फील करते हैं। इस तरह एक इंसान की जर्नी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। आखिर में चैप्टर का ओवरऑल मैसेज ये है कि इंसान को अपने ड्रीम्स को सीरियसली लेना चाहिए और उनके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करना चाहिए। ड्रीम्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होते, वो डायरेक्शन और पर्पस प्रोवाइड करते हैं। जब इंसान करेज, डेडिकेशन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो वो ग्रेजुअली अपनी आइडियल लाइफ के क्लोजर पहुंच सकता है। इस तरह वैल्यू नंबर 8, लिविंग योर ड्रीम्स चैप्टर, रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो अपनी लाइफ को सिर्फ रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक लिमिटेड ना रखें। अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करें, उन्हें बिलीव करें और उनके लिए एक्शन लेना शुरू करें। जब इंसान अपने पैशन और विजन के साथ जीना शुरू करता है, तो उसकी लाइफ सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं, बल्कि मीनिंगफुल भी बन सकती है। ये चैप्टर बेसिकली ये मैसेज देता है कि सपने देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए करेज और कंटिन्यूअस एफर्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैरिज और बिजनेस दोनों लाइफ के इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, और जब इन दोनों को समझदारी के साथ बैलेंस किया जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। ऑथर ये समझाने की कोशिश करता है कि एक सक्सेसफुल मैरिज और एक सक्सेसफुल बिजनेस में कई सिमिलैरिटीज़ होती हैं। दोनों में ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, पेशेंस और म्यूचुअल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये क्वालिटीज़ स्ट्रॉन्ग हों, तो रिलेशनशिप भी स्टेबल रहता है और प्रोफेशनल जर्नी भी स्मूथ हो सकती है। ऑथर कहता है कि मैरिज सिर्फ इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि एक पार्टनरशिप भी होती है, जहां दो लोग अपनी लाइफ एक साथ बिल्ड करते हैं। जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को समझते हैं और एक कॉमन विजन शेयर करते हैं, तब उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह बिजनेस में भी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तब सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि मैरिज और बिजनेस दोनों में कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर पार्टनर्स अपने थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस और कंसर्न्स ओपनली शेयर करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। जब कम्युनिकेशन क्लियर होती है, तो प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जब लोग अपनी फीलिंग्स या आइडियाज़ शेयर नहीं करते, तो कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकता है।
ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि मैरिज में सपोर्ट का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल होता है। जब कोई इंसान बिजनेस या करियर के चैलेंजेस फेस करता है तो उसका लाइफ पार्टनर उसके लिए इमोशनल स्ट्रेंथ बन सकता है। एक सपोर्टिव स्पाउस इंसान को रिमाइंड करता है कि टेम्पररी डिफिकल्टीज परमानेंट फेलियर नहीं होती। ये एनकरेजमेंट उसे मोटिवेट करता है कि वो अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखे। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि सक्सेसफुल कपल्स अक्सर एक दूसरे की एम्बिशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। हर इंसान के ड्रीम्स और गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टनर्स एक दूसरे की एस्पिरेशंस को सपोर्ट करते हैं तो रिलेशनशिप हेल्दी और इंस्पायरिंग बन जाता है। जब किसी को फील होता है कि उसका पार्टनर उसकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड है तो उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। ऑथर कहता है कि मैरिज और बिजनेस दोनों में टीम वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हस्बैंड और वाइफ एक टीम की तरह काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज करें तो लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना ईजियर हो जाता है। जब दोनों एक कॉमन डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं तो उनकी कलेक्टिव प्रोग्रेस स्ट्रांग हो सकती है। इस चैप्टर में फाइनेंशियल डिसीजंस का टॉपिक भी इनडायरेक्टली डिस्कस किया गया है। मैरिज में पैसा एक सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है अगर उस पर क्लैरिटी ना हो। इसीलिए ऑथर एम्फसाइज करता है कि कपल्स को फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल्स के बारे में ओपनली डिस्कस करना चाहिए। जब पार्टनर्स एक क्लियर प्लान के साथ काम करते हैं तो अननेसेसरी स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड हो सकती हैं। ऑथर ये भी बताता है कि बिजनेस जर्नी कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल होती है। कभी ग्रोथ फास्ट होती है और कभी चैलेंजेस आते हैं। ऐसे टाइम पर मैरिज का स्टेबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। जब पार्टनर पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करता है और एनकरेजमेंट देता है तो इंसान डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकता है। इस चैप्टर में रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट भी हाईलाइट किया गया है। मैरिज और बिजनेस दोनों में रिस्पेक्ट फाउंडेशन की तरह होता है। जब पार्टनर्स एक दूसरे की ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं और उनकी इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करते हैं तो रिलेशनशिप हेल्दी और बैलेंस्ड रहता है। रिस्पेक्ट के बिना कोई भी पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग नहीं रह सकती। ऑथर कहता है कि मैरिज और बिजनेस का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जब कपल्स एक साथ चैलेंजेस फेस करते हैं और सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग डीपन हो जाती है। वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेटर समझने लगते हैं। ये प्रोसेस उनके बॉन्ड को और स्ट्रांग बना सकता है। इस चैप्टर में पेशेंस का इंपॉर्टेंस भी मेंशन किया गया है। लाइफ और बिजनेस दोनों में रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते। कभी कभी प्रोग्रेस स्लो होती है और एक्सपेक्टेशंस मीट होने में टाइम लगता है। जब पार्टनर्स पेशेंस मेंटेन करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो रिलेशनशिप स्टेबल रहता है। ऑथर ये भी एम्फसाइज करता है कि ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन मैरिज को स्ट्रांग बनाते हैं। जब पार्टनर्स एक दूसरे की एफर्ट्स को रिकग्नाइज करते हैं और स्मॉल अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हैं तो पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है। ये सिंपल जेस्चर्स रिलेशनशिप को हेल्दी और हैप्पी बनाने में हेल्प करते हैं। इस चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि मैरिज और बिजनेस दोनों इंसान को ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस फेस करता है तो उसकी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। ये एक्सपीरियंसेस उसे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बेटर मैनेज करना सिखाते हैं। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि सक्सेसफुल पार्टनरशिप के लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पार्टनर्स अपने डिसीजंस और फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट रहते हैं तो ट्रस्ट स्ट्रांग होता है। ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो मैरिज और बिजनेस दोनों को स्टेबल बनाता है। इस चैप्टर में बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी इनडायरेक्टली डिस्कस किया गया है। कभी कभी लोग बिजनेस या करियर पर इतना फोकस कर देते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऑथर कहता है कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। जब इंसान फैमिली और वर्क दोनों को इंपॉर्टेंस देता है तब लाइफ ज्यादा फुलफिलिंग हो सकती है। ऑथर कहता है कि मैरिज एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां दोनों लोग एक दूसरे की ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। जब पार्टनर्स एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां एनकरेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग हो तो उनकी लाइफ जर्नी स्मूथ और एंजॉयबल हो सकती है। इस चैप्टर का डीपर मैसेज ये है कि मैरिज और बिजनेस दोनों ट्रस्ट और कोऑपरेशन पर बेस्ड सिस्टम्स हैं। जब लोग एक दूसरे को कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि पार्टनर की तरह देखते हैं तो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है। ये माइंडसेट कपल्स को चैलेंजेस फेस करने और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। आखिर में चैप्टर का ओवरऑल मैसेज ये है कि मैरिज और बिजनेस एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर उन्हें अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और टीम वर्क के साथ मैनेज किया जाए। जब हस्बैंड और वाइफ एक टीम की तरह काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज करें तो लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना ईजियर हो जाता है। जब दोनों एक कॉमन डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं तो उनकी कलेक्टिव प्रोग्रेस स्ट्रांग हो सकती है।
इस तरह वैल्यू नंबर 9 मैरिज एंड बिजनेस चैप्टर रीडर्स को ये समझाता है कि रिलेशनशिप और करियर को अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में नहीं देखना चाहिए। जब पार्टनर्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और सपोर्ट क्रिएट करते हैं तो उनकी जर्नी ज़्यादा स्टेबल और रिवॉर्डिंग हो सकती है। ये चैप्टर बेसिकली ये मैसेज देता है कि मैरिज एक ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है जो इंसान को लाइफ के हर एरिया में ग्रो करने के लिए स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन प्रोवाइड करे। दुनिया में ऐसे कई एडवांटेजेस होते हैं जो ट्रेडिशनली सिर्फ रिच लोगों से एसोसिएट किए जाते हैं, लेकिन असल में उन एडवांटेजेस का यूज़ आम लोग भी कर सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से समझा जाए। ऑथर ये एक्सप्लेन करता है कि रिच लोग सिर्फ ज़्यादा पैसा होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं बनते, बल्कि उनके पास कुछ सिस्टम्स, माइंडसेट और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनका वो स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं। अगर कोई इंसान उन प्रिंसिपल्स को समझ ले और अपनी लाइफ में अप्लाई करे तो वो भी धीरे धीरे उन्हीं एडवांटेजेस का बेनिफिट ले सकता है। चैप्टर की शुरुआत इस आइडिया से होती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि रिच लोग एक अलग वर्ल्ड में रहते हैं जहां उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज होते हैं जो आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते। लेकिन ऑथर का कहना है कि आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस पहले से ज़्यादा ओपन हो चुका है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस पैसा नहीं बल्कि माइंडसेट और एजुकेशन का है। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन और बिजनेस नॉलेज सीखने के लिए रेडी होते हैं वो ग्रेजुअली उन्हीं एडवांटेजेस तक पहुंच सकते हैं जो रिच लोग यूज़ करते हैं। ऑथर बताता है कि रिच लोग अक्सर सिस्टम्स के थ्रू काम करते हैं। वो अपनी एनर्जी और टाइम को सिर्फ एक जॉब में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं जो उनके लिए लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये सिस्टम्स कभी बिजनेस के फॉर्म में होते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में और कभी नेटवर्क्स के फॉर्म में। जब एक इंसान सिस्टम बिल्ड करता है तो उसका फोकस सिर्फ डेली इनकम पर नहीं होता बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है। इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया ये भी है कि रिच लोग अपॉर्चुनिटीज़ को अलग नज़रिए से देखते हैं। जहां आम लोग रिस्क और प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां रिच माइंडसेट वाले लोग पॉसिबिलिटीज़ और सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंस उन्हें नए प्रोजेक्ट्स और वेंचर्स एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करता है। ये अप्रोच उन्हें ग्रेजुअली एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस देता है। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करता है कि रिच लोग अक्सर अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। उनके नेटवर्क में मेंटर्स, एडवाइजर्स और सपोर्टिव पार्टनर्स होते हैं जो नॉलेज शेयर करते हैं और नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। ये नेटवर्क एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है जहां लोग एक दूसरे की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। चैप्टर में ये भी हाईलाइट किया गया है कि एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेडिशनल स्कूल एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं होता। रिच लोग अक्सर कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव करते हैं। वो बुक्स, सेमिनार्स, डिस्कशंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से नॉलेज गैदर करते रहते हैं। ये लर्निंग उन्हें बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। ऑथर ये समझाता है कि रिच लोग अक्सर पैसा को एक टूल की तरह देखते हैं, ना कि फाइनल गोल की तरह। उनके लिए पैसा एक रिसोर्स होता है जिसे वो नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब पैसा को सिर्फ स्पेंड करने के बजाय ग्रो करने का टूल समझा जाता है तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेवरेज का। रिच लोग अक्सर लेवरेज का यूज़ करते हैं, यानी वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये लेवरेज कभी टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, कभी टीम वर्क के थ्रू और कभी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। जब लेवरेज सही तरीके से यूज़ किया जाता है तो छोटी एफर्ट्स भी बड़े रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती हैं। ऑथर ये भी बताता है कि फियर और डाउट अक्सर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ लेने से रोक देते हैं। बहुत लोग सेफ रहने के चक्कर में नए एक्सपीरियंसेस से दूर रहते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग मिस्टेक्स को लर्निंग प्रोसेस का पार्ट समझते हैं। वो फेलियर्स से डरने के बजाय उनसे लेसन्स लेने की कोशिश करते हैं। चैप्टर में ये भी एम्फसाइज किया गया है कि पेशेंस और परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। रिच लोग ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनते, उनकी जर्नी में भी चैलेंजेस और सेटबैक्स होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस रखते हैं और ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते रहते हैं। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ अक्सर उन लोगों को मिलती हैं जो एक्टिवली सीखते और पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ ऑब्जर्व करता रहे और एक्शन ना ले तो उसके लिए प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन जो लोग स्मॉल स्टेप्स लेने के लिए रेडी होते हैं वो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस बिल्ड कर लेते हैं। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि एनवायरनमेंट का इंसान पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। अगर कोई इंसान ऐसे लोगों के बीच रहता है जो ग्रोथ और पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं तो उसकी थिंकिंग भी ग्रेजुअली एक्सपैंड होने लगती है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव या डिस्करेजिंग हो तो मोटिवेशन मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। ऑथर ये भी कहता है कि रिच लोग अक्सर अपने टाइम को बहुत केयरफुली मैनेज करते हैं। वो अपनी एनर्जी उन एक्टिविटीज़ पर फोकस करते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करती हैं। ये डिसिप्लिन उन्हें ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि नॉलेज और रिलेशनशिप्स मिलकर पावरफुल एडवांटेज क्रिएट करते हैं। जब कोई इंसान न्यू आइडियाज सीखता है और उन्हें सपोर्टिव नेटवर्क के साथ शेयर करता है तो इनोवेशन और ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं।
ऑथर रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करें, अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करने के बजाय उन्हें एक्सप्लोर करें, नए लोगों से कनेक्ट करें और लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करें। ये एटीट्यूड ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। इस चैप्टर का डीपर मैसेज ये भी है कि एडवांटेजेस सिर्फ रिच लोगों तक लिमिटेड नहीं होते। अगर कोई इंसान ओपन माइंड के साथ सीखने और ग्रो करने के लिए रेडी हो तो वो भी वही प्रिंसिपल्स यूज कर सकता है जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। आखिर में ऑथर ये आइडिया रीइंफोर्स करता है कि सक्सेस एक जर्नी होती है जिसमें लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन और परसिस्टेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इंसान ग्रेजुअली अपनी थिंकिंग और हैबिट्स इंप्रूव करता है तो उसके लिए नए डोर्स ओपन होने लगते हैं। इस तरह वैल्यू नंबर 11, हाउ यू कैन यूज द सेम एडवांटेजेस द रिच यूज, चैप्टर रीडर्स को ये समझाता है कि सक्सेस के टूल्स और प्रिंसिपल्स सबके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कौन उन्हें समझने और अप्लाई करने के लिए रेडी है। जब इंसान अपने माइंडसेट, एजुकेशन और नेटवर्क पर काम करता है तो वो ग्रेजुअली उन्हीं एडवांटेजेस का बेनिफिट ले सकता है जो ट्रेडिशनली रिच लोगों से एसोसिएट किए जाते हैं। ये चैप्टर अल्टीमेटली एक एम्पावरिंग मैसेज देता है कि फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज किसी एक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई इंसान लर्निंग, एक्शन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट पर फोकस करे तो वो अपनी लाइफ में मीनिंगफुल प्रोग्रेस क्रिएट कर सकता है और धीरे धीरे उन एडवांटेजेस का यूज कर सकता है जो सक्सेसफुल लोग अपनी जर्नी में यूज करते आए हैं। बिजनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ सिर्फ पैसा कमाने के टूल्स नहीं होते, बल्कि ये एक ऐसी जर्नी होती है जो इंसान की सोच, कॉन्फिडेंस और लाइफ के डायरेक्शन को बदल सकती है। कंक्लूजन का टोन मोटिवेशनल है और रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो जो लेसन्स उन्होंने किताब में पढ़े हैं उन्हें सिर्फ थ्योरी की तरह ना देखें, बल्कि अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। ऑथर ये बात एम्फसाइज करता है कि दुनिया में बहुत लोग अपनी लाइफ को सिर्फ एक फिक्स्ड पैटर्न में जीते हैं। वो स्कूल जाते हैं, फिर जॉब करते हैं और पूरी लाइफ एक प्रिडिक्टेबल रूटीन में निकल जाती है। इस अप्रोच में स्टेबिलिटी तो होती है, लेकिन कई बार लोग अपने पोटेंशियल का फुल यूज नहीं कर पाते। कंक्लूजन में ऑथर रीडर्स को ये सोचने के लिए मोटिवेट करता है कि क्या वो अपनी लाइफ में कुछ अलग और मीनिंगफुल क्रिएट कर सकते हैं। इस पार्ट में ऑथर ये भी समझाता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसा कलेक्ट करने के बारे में नहीं होता, असल में ये फ्रीडम और चॉइसेस के बारे में होता है। जब किसी इंसान के पास फाइनेंशियल अवेयरनेस और मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ले सकता है और अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर कर सकता है। कंक्लूजन में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया ये भी है कि सक्सेस एक सिंगल इवेंट नहीं होता, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो टाइम के साथ डेवलप होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब एक बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, लेकिन ऑथर कहता है कि असल सक्सेस स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स से बनती है। जब कोई इंसान रेगुलर लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है तो धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस स्ट्रांग हो जाती है। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि फियर और डाउट अक्सर लोगों को एक्शन लेने से रोक देते हैं। बहुत लोग अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं लेकिन उन्हें ट्राई करने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो फेल हो जाएंगे या लोग क्या कहेंगे। कंक्लूजन में ऑथर रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो इन फियर्स को समझें और उनके बावजूद स्मॉल एक्शंस लेना शुरू करें, क्योंकि जब तक इंसान एक्शन नहीं लेता तब तक उसे रियल लर्निंग नहीं मिलती। इस चैप्टर में ऑथर ये भी बताता है कि ग्रोथ के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इंसान ऐसे लोगों के साथ रहता है जो पॉजिटिव और एम्बिशियस होते हैं तो उसकी थिंकिंग भी ग्रेजुअली एक्सपैंड होने लगती है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव हो, जहां लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म और डाउट क्रिएट करें, तो मोटिवेशन मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ऑथर एनकरेज करता है कि लोग अपने आसपास ऐसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करें जो उन्हें इंस्पायर करें। कंक्लूजन का एक और इम्पॉर्टेंट थीम ये भी है कि एजुकेशन का रोल लाइफ में कभी खत्म नहीं होता। स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है। सक्सेसफुल लोग अक्सर अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं और नए एक्सपीरियंसेस से सीखते रहते हैं। ये एटीट्यूड उन्हें चेंजिंग वर्ल्ड के साथ अडैप्ट करने में हेल्प करता है। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करता है कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं होता। अगर कोई इंसान ओपन माइंड के साथ सीखने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हो तो वो भी ग्रेजुअली बिजनेस माइंडसेट डेवलप कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ कंपनी स्टार्ट करना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखना और क्रिएटिव सॉल्यूशंस फाइंड करना होता है। कंक्लूजन में ये आइडिया भी रिपीट होता है कि टीम वर्क और नेटवर्क बहुत पावरफुल फैक्टर्स होते हैं। जब लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स शेयर करते हैं तो रिजल्ट्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। एक इंसान अकेला लिमिटेड काम कर सकता है, लेकिन जब मल्टीपल लोग एक शेयर्ड विजन के साथ काम करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। ऑथर ये भी बताता है कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट सिर्फ अथॉरिटी या पोजीशन के बारे में नहीं होता,
रियल लीडरशिप का मतलब होता है दूसरों को इंस्पायर करना और उन्हें ग्रो करने के लिए मोटिवेट करना। जब कोई इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड और कमिटमेंट शो करता है तो वो नेचुरली दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। कंक्लूजन का एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है, जहां ऑथर रीडर्स को रिमाइंड करता है कि लाइफ सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में नहीं होनी चाहिए। फैमिली, रिलेशनशिप्स और पर्सनल हैप्पीनेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ पैसा के पीछे भागे और अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर करे तो लॉन्ग टर्म में वो बैलेंस लूज कर सकता है। इसलिए सक्सेस का मतलब एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट करना भी होता है। ऑथर ये भी एम्फसाइज करता है कि ड्रीम्स और गोल्स इंसान की लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। जब किसी इंसान के पास क्लियर विजन होता है कि वो फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहता है तो उसके एक्शंस और डिसीजंस ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। ये विजन इंसान को डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में भी मोटिवेट रखता है। कंक्लूजन में ऑथर रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो अपनी लाइफ को एक लर्निंग एडवेंचर की तरह देखें। हर चैलेंज और एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सिचुएशंस को हैंडल करे तो वो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और वाइजर बन सकता है। इस चैप्टर का डीपर मैसेज ये है कि सक्सेस और अपॉर्चुनिटी किसी एक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं होती। हर इंसान के पास पोटेंशियल होता है कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे और नए पाथ्स एक्सप्लोर करे, लेकिन इसके लिए ओपन माइंड, विलिंगनेस टू लर्न और कंसिस्टेंट एफर्ट ज़रूरी होता है। ऑथर ये भी रिमाइंड करता है कि चेंज हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। जब इंसान न्यू आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करता है तो कभी कभी अनसर्टेनिटी फील होती है, लेकिन अगर वो पेशेंस और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता रहे तो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। कंक्लूजन का ओवरऑल टोन होपफुल और एनकरेजिंग है। ऑथर रीडर्स को ये फील करवाना चाहता है कि उनकी लाइफ में भी ग्रोथ और सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर वो अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करें, नए स्किल्स सीखें और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें तो वो अपनी ड्रीम्स के करीब पहुंच सकते हैं। आखिर में कंक्लूजन का मेन मैसेज ये है कि लाइफ एक जर्नी है जिसमें लर्निंग, रिलेशनशिप्स और पर्पस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इंसान अपने गोल्स पर फोकस करता है और दूसरों के साथ मिलकर ग्रो करने की कोशिश करता है तो उसकी जर्नी मीनिंगफुल बन सकती है। इस तरह बुक का कंक्लूजन रीडर्स को इंस्पायर करता है कि वो अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानें और अपनी लाइफ को सिर्फ रूटीन तक लिमिटेड ना रखें। अगर इंसान करेज, क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े तो वो ग्रेजुअली एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर सकता है जहां फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये मैसेज रीडर्स को मोटिवेट करता है कि वो अपनी जर्नी को एक्टिवली शेप करें और एक ऐसा फ्यूचर बिल्ड करें जिसमें उनके ड्रीम्स और वैल्यूज़ दोनों रिफ्लेक्ट हो सकें।